जलसे में मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष श्री जगदेव गुत्तेदार साहब, श्रीमती कनीज फातिमा आपा, डॉक्टर शरण प्रकाश साहब, डॉक्टर अजय सिंह साहब, श्री तिप्पणप्पा कामतनूर साहब, श्री रेवू नायक बेड़ंगली साहब, डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब और मंच पे उपस्थित सारे हमारे लीडर्स और आगे बैठे हुए सारे हमारे सीनियर्स, हमारे बहनों और हमारे युवा कार्यकर्ता, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, पर अभी जो बात हमारे अहमद साहब ने रखी कि एक थ्रेट लेटर आया और मुझे और मेरे ख़ानदान को ख़त्म करने की साजिश है या कोशिश है, कोशिश कितने भी करने दीजिए उनको, जब तक हर एक आदमी जो संविधान में विश्वास रखता है वो हमारे पीछे खड़े हैं, हमको कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भाई और बहनों, परसों जब बेंगलोर में एक फंक्शन हुआ था हमारे माइनॉरिटी सेल का, तो तब भी मैंने ये बात उधर रखी थी। वही एक बात आपको दोहराना चाहता हूँ। अप्रैल 3, 1984 हमारे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन रहा। पहली मर्तबा हमारा एक हिंदुस्तानी, हमारा देश का एक वासी अंतरिक्ष को गया रशियन टीम के साथ। तो जब स्पेस में वो हमारे देशवासी थे, वो कैप्टन राकेश शर्मा थे। तब के हमारे प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी उनके साथ लाइव डिस्कशन में थे। तो उधर से इंदिरा गांधी जी ने पूछा दिल्ली से राकेश शर्मा जी को, शर्मा जी ये बताइए कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है? तो तब कैप्टन शर्मा बेझिझक कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि इस कविता को लिखने वाले मोहम्मद इकबाल साहब थे सन 1904 में, अगस्त 16 सन 1904। और पहली मर्तबा इस कविता को सुनाया गया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, खुद इकबाल साहब ने सुनाया था। ये बात किस कवि ने लिखा कोई नहीं पूछा, क्योंकि इस कविता हर स्वतंत्र सेनानी के होठों पे था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और गांधी जी जब सन 1930 में यरवाड़ा जेल में अरेस्ट हुए थे, तो रोज ये गाना गाते थे, ये रोज ये कविता सुनाते थे हर एक कैदी को, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यरवाड़ा जेल में गांधी जी सुनाते थे। और आपको ताज्जुब होगा, जब हमको आज़ादी मिली 1945 में, तो इस कविता के जो अभी धुन आप सुनते हैं, मोहम्मद इकबाल साहब का कविता के धुन जिसने दिया है वो पंडित रविशंकर थे। कविता बनाने वाले मोहम्मद इकबाल साहब, धुन देने वाले पंडित रविशंकर, और गाने वाले पूरा हिंदुस्तान। तो कोई नहीं पूछा ये कविता किसने लिखा है, किसका है, लफ्ज किसके हैं, धुन किसने दिया है। सब हिंदुस्तान की आज़ादी के संदर्भ पे सबके होठों पे यही गाना था। और आज़ादी के बाद भी हम यही मानकर आए हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम
वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम अभी भी इसी पे यकीन रखते हैं कि नहीं? हमारे और बीजेपी के सोच में थोड़ा फर्क है बस। हम भारत जोड़ने की बात करते हैं और वो भारत तोड़ने की बात करते हैं। हम हमेशा आपकी तरक्की की सोचते हैं और वो हमेशा उनकी तरक्की सोचते हैं। जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे गारंटीज के बारे में, हमने ये नहीं पूछा कि आप हलाल खाते हैं कि झटका खाते हैं, कि आप शरक जो हम बोलते हैं शरक हाकोतीरा इन हिजाब हाकोतीरा। हम ये नहीं पूछे कि आप मंदिर जाते हो कि मस्जिद जाते हो। हमको सिर्फ मतलब था आपकी तरक्की। आपको अपने घर चलाने में मुश्किल हो रही थी, हमको पता था, इसलिए हमने 5 गारंटी दिया। थोड़ा इस पर अमल कीजिए। खासकर हमने हमारी माताओं को और बहनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा बहुत सोचिए। गृह लक्ष्मी योजना, गृह ज्योति योजना, शक्ति योजना, अन्ना भाग्य योजना, युवा निधि योजना, ये किसके लिए बनाया है? हमने आपके लिए बनाया, क्योंकि हमको पता चला कि कोरोना के बाद घर की आमदनी थोड़ी कम हो गई है, कमाई थोड़ी कम हो रही है, आपको घर चलाने में मुश्किल हो रही है, आपको रसोई में तकलीफ हो रही थी कि नहीं हो रही थी? आप बोले, जोर से बोले, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हो रही थी। इसीलिए हमने सोचा एक एक करके आपका तकलीफ दूर करें। छोटे छोटे तकलीफ है, पर जब सालाना आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रकम होती है। आपको अभी लगेगा सिर्फ 2000 दे रहे हैं, सिर्फ हमारा बिजली का बिल मुफ्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं समझाता हूं आपको। गृह ज्योति योजना में अगर आप 20 यूनिट, गृह ज्योति से पहले, योजना से पहले अगर आपके घर में 20 यूनिट यूज कर रहे थे, आपको बिल आ रहा था 50 यूनिट का। है कि नहीं भाई? 50 यूनिट का आ रहा था कि नहीं? अभी आपको कितना बिल आ रहा है? 0 बिल आ रहा है। कुछ नहीं तो मिनिमम 2000-3000 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे? बोलोगे? बिल्कुल बच रहे हैं। आपको अन्न भाग्य योजना से हर व्यक्ति को 178 रुपीज, घर में 4 लोग 5 लोग रहे तो कुछ नहीं तो 1000 रुपए और बच रहे हैं। अपना गृह लक्ष्मी योजना, घर की मालकिन को हर महीने 2000 रुपए मिल रहे हैं। मिल रहे क्या? नहीं अम्मा, मिल रहे नहीं? मिल रहे हैं। सिर्फ आपको मिल रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे घर में। इनको तो नहीं दे रहे हम, क्योंकि फिर वो जाके ढाबा वाबा में बैठ जाए तो हो गया आपका घर फिर से नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने सोचा घर की मालकिन को हम दें, जो घर चलाता है। हमारे घर के फाइनेंस मिनिस्टर आप लोग ही तो हो। आप लोगों को देना चाहिए करके हमने सोच के महीने में 2000 रुपए दे। 2000 रुपए से क्या कर रहे हैं आप लोग? आप जाके अपने वो डब्बा में तो नहीं रख रहे हो ना। एक मर्तबा मैं डीसी ऑफिस में मीटिंग कर रहा था, जब नीचे आया तो बड़ा क्यू लगा था औरतों का। मैं जाके पूछा क्यों आए हो? नहीं, वो कुछ गृह लक्ष्मी का स्कीम आ रहा है, सुनने में आया है, वो महीने में 2000 रुपए दे रहे हैं, तो इसलिए मैं क्यू में खड़ी हूँ। मैं पूछा कि अच्छा, अगर आपको 2000 मिल भी गए तो आप करेंगे क्या उसका? तो मोहतरमा बोली कि नहीं साहब, हमारे घर में थोड़ा तकलीफ है, 2 बच्चे हैं, उनका थोड़ा मैथ्स एंड साइंस वीक है, तो इसलिए हमने सोचा है उनको साइंस और मैथ्स का ट्यूशन लगा देंगे। तो मैंने पूछा कितना लगता है उसको? कुल मिला के 400 हो जाते, 450 हो जाते सब दोनों के लिए करके बोलो। उसके जो बचते हैं रकम, उसका क्या करोगे पूछा। तो उसके लिए बोले कुछ नहीं साहब, पहले तो हम जब आपके कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब हालात अच्छे थे कोरोना से पहले, तो हम ये क्या हफ्ते में 2 बार गोश्त खाते थे। अभी महीने में 1 ही बार खा रहे हैं, तरकारी भी नहीं खा रहे हैं। तो हम अपने
अपने बच्चों के लिए पौष्टिक तरकारी लेकर आके खिलाएंगे साहब, थोड़ा तंदुरुस्त हो जाएंगे हमारे बच्चे करके बोले। बाकी का क्या करोगे? कुछ नहीं साहब, वो बिजली का खर्चा ये वो रहता, उसका होता कुछ नहीं तो 500-800 बचेंगे, वो तो हम बैंक में जमा करके बाद में देख लेंगे करके। तो ये ताकत है हमारे इस स्कीम की। जो बेरोजगार युवा है, जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए जब तक उनके नौकरी पक्की नहीं हो जाती, शरण प्रकाश साहब का एक प्रोग्राम युवा निधि जो ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को 3,000 और 1,500 रुपीज देता है। पूरे कर्नाटक में अभी 1,30,00,000 युवा उसका लाभ उठा रहे हैं। 1,30,00,000। आप ही सोचिए कितने लोगों को भला हो रहा है। शक्ति योजना से आप सब लोगों को अभी कोई पूछ रहा है बस में टिकट लेने के लिए, औरतों के लिए पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे? नहीं पूछ रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हो? आपके रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, आप दवाखाने जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, काम पर जा रहे हो। हमारी विद्यार्थिनी लोग अपने स्कूल जा रहे हैं, हॉस्टल को जा रहे हैं, कॉलेज को जा रहे हैं। वरना तो आपको 1,000-2,000 रुपए सिर्फ बस पास बनाने में पड़ जाता। हर महीने ये 5 गारंटी के वजह से मिनिमम 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए आपका सेविंग्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सालाना कितना हुआ? अगर 10,000 रुपए सेविंग हो रहे तो सालाना 1,20,000 रुपए होगा। ये है तरक्की। इस तरक्की के लिए आपने हमको वोट दिया। जैसे हमने गारंटी इलेक्शन से पहले दिया, उसी से अभी हम उसी गारंटी को हम आगे रख के हम वोट मांगने आ रहे हैं आपको। ईयरली पूरे साल में कर्नाटका सरकार सिर्फ ये 5 गारंटी के लिए 52,000 करोड़ रुपीस हम स्पेंड कर रहे हैं आपके लिए। सिर्फ आपके लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा। हम आपके जात नहीं पूछ रहे हैं, हम आपके धर्म नहीं पूछ रहे, किसको आपने वोट डाला वो भी नहीं पूछ रहे। हमसे ज्यादा लाभ बीजेपी और जेडीएस वाले ले रहे हैं आजकल इसको। तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारे जो लीडर्स है, इसको जाके बताना ये 5 गारंटी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलिए कर रहे हैं। पर बीजेपी वाले बोल रहे नहीं कर रहे हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं अगर हम सत्ता में आए तो ये 5 गारंटी वापस लेंगे। सत्ता में उनको आना देना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं आना देना चाहिए। पूछिए जब हमारे चिंचोड़ी एमपी आते हैं, चिंचोड़ी एमपी कलबुर्गी की एमपी नहीं है, लास्ट कलबुर्गी एमपी खरगे साहब थे। उसके बाद चिंचोड़ी एमपी इलेक्ट कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि चिंचोड़ी छोड़ के ही नहीं आए। खरगे साहब के बाद कोई कलबुर्गी एमपी बनेंगे तो वो राधा कृष्णा साहब बनेंगे। मुझे ताज्जुब होता है जब उनका भाषण सुनता हूँ, क्या उनका रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ पेपर में। आज का अखबार में देखे, हमारे उमेश यादव साहब ने बोला है, चिंचोड़ी एमपी ने बोला है कि कांग्रेस के गारंटी रील है और उनके गारंटी रियल है करके। रील यानी कि हम चुप दिखाने के लिए है, सिनेमा के लिए है, एडवर्टाइजमेंट के लिए है, और उनका गारंटी असलियत में है। मैं उमेश यादव जी को उनका एक स्लोगन याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारी बहनों को और माताओं को बहुत अच्छी तरह याद होगा। जब वो आए तो ये स्लोगन जरूर दोहराइएगा उनके सामने। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 10 साल हो गए, महंगाई क्या कम हुई कि ज्यादा हो गई? ज्यादा हो गई। उमेश यादव थोड़ा आंख खोल के देखो सच्चाई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर आइए, व्हाट्सएप से बाहर आइए, फेसबुक से बाहर आइए, आम आवाम से मिलिए, तब आपको पता चलेगा
महंगाई बढ़ी है कि घटी है? जब कांग्रेस सरकार थी तो पेट्रोल का भाव 60 था, अभी कितना हो गया सेठ अजमल सेठ? 100 रुपए। अब की बार 100 के पार। डीजल जब हम थे 55 था, अभी 90। सिलेंडर जिससे आपका घर चलता है, रसोई चलता है, जब हमारे टाइम पे 350 था, आप सब लोग चूल्हा वूल्हा लेके प्रोटेस्ट कर दिए। आप सब लोग बाहर आके चूल्हा लगा के मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिए। अभी 900, 1000, 1100, 1200 तक गया है। 1200 तक गया है। उमेश यादव जी, यही है क्या मोदी जी की गारंटी कि जेब काटेंगे आपका? इसी गारंटी पे तुले हुए आप। 1 लीटर दूध जब हमारी सरकार थी तो 35 रुपीज थी, अभी 55 रुपए है कि नहीं? 55 है। बड़ा अच्छा क्वालिटी ब्रांडेड है तो 60-100 तक जाएगा। आप भूल गए शायद, आप बोले थे कि हमारी किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। रियल है कि रील है? रील है। मनमोहन सिंह साहब ने 72,000 करोड़ फार्म लोन वेवर किया। आपने क्या किया? किसानों की हत्या की। ये रियल है, रील नहीं है। आपने बोला था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे सालाना, 1 साल में 2 करोड़। कितने होने चाहिए थे अब तक? 20 करोड़। 20 करोड़ हमको रोजगार मिला। रील है कि रियल है? रील है। आर्टिकल 371 जे आपने उसको दुखारा था, आपने उसको रिजेक्ट किया था। धर्म सिंह साहब ने, खरगे साहब ने, कमरुल इस्लाम साहब ने मेहनत करके जाके हर पार्टी प्रेसिडेंट से मिलके, हर एक एमपी से मिलके संसद में 371 जे पास किया। ये रियल है। इससे हमको एजुकेशन में रिजर्वेशन, हमको जॉब्स में रिजर्वेशन, और इस साल हमको केकेआरडी में 5000 करोड़ मिल रहे हैं। उमेश यादव जी, ये रियल है, ये असलियत है। जो आप बोलते हैं ना, वो झूठ है। 12 लाख करोड़ आपने कर्जा माफ किया। किसका? अदानी अंबानी का। और हमारे किसानों का, हमारे गरीबों का आपने कुछ नहीं किया। कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बैंक में लास्ट टाइम आपको याद है मोदी जी ने क्या बोला था, बीजेपी वालों ने क्या बोला था? आप उस 0 अकाउंट बैलेंस खोल दो। बोले कि नहीं? बोले थे। बोल के क्या बोले? आप 0 अकाउंट बैलेंस खोल दो, बाहर से 15 लाख रुपए, पूरा काला धन लेके 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालूंगा करके। बोले कि नहीं? बोले थे। अभी उसी बैंक अकाउंट मेंटेनेंस के लिए कल एसबीआई ने 35,000 करोड़ लिए। मिनिमम बैलेंस अकाउंट आपने मेंटेन नहीं किया करके आपको फाइन, क्या बोला साहब, फाइन डाल दिया। कितना लिया गरीबों से? 35,000, 35,000 करोड़ रुपए। ये है रियल, जहां आप लोगों का जेब काट रहे हैं। मेक इन इंडिया, एक तो मेक इन इंडिया फैक्ट्री आया क्या भाई पिछले 10 साल से इधर? सीमेंट फैक्ट्री पहले से है। खरगे साहब जब थे, धर्म सिंह साहब थे, कमरुल इस्लाम साहब थे, तब से तो फैक्ट्री है। रेल व्हील फैक्ट्री लेकर आए कि नहीं लेकर आए खरगे साहब? मेक इन इंडिया कहीं दिखता है आपको? नहीं दिखता है। उमेश यादव जी, थोड़ा नींद से जागो भाई। कुंभकर्ण बनने से कुछ फायदा नहीं है। आपके मोदी साहब आम आदमी को इतना टैक्स लगा रहे, इतना टैक्स लगा रहे, वो टैक्स से ही आम आदमी मर रहा है। क्या उमेश यादव जी को पता है कितना टैक्स लग रहा है? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, कस्टम्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, प्री रिक्विजिट टैक्स।
ये सब किसके टैक्स है? मोदी जी के टैक्स है। किस पर? आप पर। दही लेकर जाओ, दही लेने के लिए जाओ, दही पर टैक्स है कि नहीं? बच्चों के लिए पेंसिल खरीदो तो टैक्स है कि नहीं? जीएसटी। पेंसिल से लेके, दही से लेके, दाल से टैक्स, तूर पे टैक्स, आपके गाड़ी पे टैक्स, सब पे टैक्स है। सिर्फ आप सांस ले रहे हो वही आपकी, वही अभी तक टैक्स नहीं है, अभी तक तो नहीं है। फिर कल क्या करेंगे पता नहीं है। ऑक्सीजन टैक्स भी करेंगे कोविड में लिए, ऑक्सीजन टैक्स कोविड में लिए बोल रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सिर्फ जैसे स्वर्ण प्रकाश साहब बोले उमेश यादव जी आएंगे तो पूछे, एक बिल्डिंग नहीं सर, बिल्डिंग बेड़ा नमगे, एक ईंट दिखा दो जहां पे काम शुरू हुआ है, एक ईंट का पत्थर दिखा दो कहां पर बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है। निम्स कहां है? नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, 22,000 एकर्स पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन खड़गे साहब ने सैंक्शन करके लेकर आया था, गायब हो गया, वापस ले गए मोदी जी। उमेश यादव जी कुछ नहीं बोले उसके बारे में। कलबुर्गी डिवीजन सैंक्शन हो गया था, उसके बाद वो भी ले गए, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोले मोदी अपने उमेश यादव जी। जब प्रियांक खड़गे के बारे में बात करना हो, स्वर्ण प्रकाश साहब के बारे में बात करना हो, कनीज फातिमा साहब के बारे में बात करना हो, तब तो पूरे मुंह ऐसा खोल देते हैं, डायलॉग पे डायलॉग आता है। पर जब हमारी तकलीफ के बारे में बात करो करके बोले तो तब उनके लब सिल जाते हैं, होठ सिल जाते हैं। मैं पूछना चाहता, कल हमारे आपके एक्स-एमएलए साहब, साउथ के एमएलए, एक्स-एमएलए और अपने नॉर्थ के जो उम्मीदवार थे, वो बोल रहे थे कि कल लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया करके, कानून सुव्यवस्था पूरा मिट चुका है, खत्म हो चुका है कलबुर्गी में। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं, किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता को रात अंधेरे में कलबुर्गी में वॉक करने के लिए कोई तकलीफ है क्या? भाई कोई तकलीफ नहीं, आराम से घूम सकते हैं, कोई किसी को तकलीफ नहीं देने वाला है। प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये बीजेपी वाले, बीजेपी के एमएलए और एमपीज जो बोले हम ये करेंगे वो करेंगे, उनका वादा नहीं निभाया ना, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता खुद उनको घेराव कर रहे हैं, खुद उनको घेराव कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं हमारे साउथ एमएलए, एक साउथ एमएलए और हमारे नॉर्थ उम्मीदवार को कि अगर आपको अपने कार्यकर्ता से प्रोटेक्शन चाहिए तो एक खत लिख दीजिए, एक सिफारिश दे दीजिए हमको कि प्रियांक ऐसा ऐसा है, हमारे कार्यकर्ता हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमको भाषण करने नहीं दे रहे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। उसमें क्या बड़ी बात नहीं है, बट वादों से मुकर्रा क्यों, वो भी उसका जवाब दे दीजिए। पहले क्या होता था, लॉ एंड ऑर्डर हमारे कलबुर्गी सिटी में राउडी शीटर्स के घर आईपीएस ऑफिसर जाते थे कि नहीं भाई? फिल्टर बेड एरिया में क्या भाई फोटो है, आईपीएस ऑफिसर्स फिल्टर बेड के कुछ महारथी अधिरथी के घर जाके खाना खा के आते थे। अभी क्या हो रहा है, कमिश्नर उन लोगों को हवालात में बंद किए हैं, इसलिए उनको चुभ रहा है। मेरा ख्याल से ये सब जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे ना, जो राउडीज़म करते थे, वो सब अंदर हो गए, तो इसीलिए उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक बीजेपी राउडी मोर्चा ही चालू कर दो उधर। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर आपको इतनी ही तकलीफ हुई राउडी एलिमेंट से, तो चितापुर में जिसके ऊपर 30 केस लगाए हैं उसको क्यों टिकट दिए भैया? जो खुलेआम बच्चों का आंगनवाड़ी से मिल्क पाउडर लूट रहा था, गरीबों का चावल लूट रहा था, उसको टिकट दिए आप, और हमको कानून का पाठ सिखा रहे हैं। तो इसलिए ये जो पाठ, ये नीति पाठ जो हम बोलते हैं, आप खुद रखिए। हमारा चुनाव जो है, हम अपने काम से मतलब काम को लेके, हमारा मुद्दा है सिर्फ गारंटी और जो हम आगे करेंगे।
अगर आपके पास है तो पब्लिक में आइए, बोलिए आप कलबुर्गी की आवाम के लिए क्या करेंगे, बोलिए आप कलबुर्गी के जनता के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे। हमेशा देखो तो सिर्फ आपसी झगड़े में उनको क्या हो गए, उनको 2-3 राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे ना जो शॉल पहन के हमेशा घूमते थे, वो भी चुप हो गए ना, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वरना तो हमेशा वो शॉल पहन के घोषणा मार के हमेशा आते थे ना, अभी वो सब लोग चुप बैठ गए। वो 6th गारंटी तो था वो नॉर्थ का, वो 6th गारंटी भी पूरा हुआ कि नहीं हुआ? वो नहीं मेरा गारंटी नहीं भाई, लॉ एंड ऑर्डर का गारंटी था, वो लॉ एंड ऑर्डर का गारंटी था। हम क्या है, देखिए हम इमोशनल इश्यूज पे चुनाव नहीं लड़ने वाले, हम लाइवलीहुड इश्यूज पे लड़ने वाले हैं, हम आपकी तरक्की के इश्यूज पे लड़ने वाले हैं। जैसा हमने बोला, हमने हमारा हिंदुस्तान में संविधान का राज चलता है और किसी का राज चलने वाला नहीं है। संविधान में अगर आप एक नागरिक हो तो मुझका जितना हक है आपको भी उतना हक है, उसी में हम बिलीव करते हैं और उसी को हम अमल में लाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसी 7 को आप सब लोग एकजुट होकर, जैसे आप आपा के लिए काम कर रहे थे पहले और खमरुल इस्लाम साहब के लिए कर रहे थे, राधा कृष्ण साहब के लिए भी करेंगे करके हम, मुझको पूरी उम्मीद है। जैसा अभी आपने बोला है, कमर साहब के साथ भी, कमर साहब के बाद भी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर हम उस वैल्यूज को हम आगे बढ़ाना है तो राधा कृष्ण साहब को हमको सब मिलकर जिताना ही पड़ेगा। ये तरक्की की 3 गारंटियां हैं, तरक्की की 3 गारंटियां। 1 राज्यसभा में खड़गे साहब, 2 लोकसभा में राधा कृष्ण साहब, 3 हमारी कनीज फातिमा आपा यहाँ पे नॉर्थ में और कलबुर्गी में हम सब है। ये 3 गारंटी तरक्की की गारंटी है। आप सब लोग मिलकर हमको बहुमत से जिताएंगे करके मैं एक विश्वास के साथ में अपनी 2 बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी कड़ी धूप में भी रोजा रखते हुए भी आप सब लोग इधर हैं। अभी आपका इफ्तार का टाइम हुआ, आप सब लोग हमारी 2 बात सुने, इसलिए आप सब लोगों को, हमारी सब लोगों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद।